गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं कि 3 सेक्शन होता है। ज्योग्राफी में आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 सेक्शन में आपका एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको कहते हैं विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा सेक्शन जो होता है इंडियन ज्योग्राफी, है ना, यानी आपको इंडिया के बारे में इसकी जानकारी लेना है। और तीसरा सेक्शन जो होता है आपको फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है। ठीक, ये 3 सेक्शंस है जहां से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस एराइज होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये 2 सेक्शन से पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से। ये सेक्शन जो होता है वाइटल सेक्शन होता है, बड़ा सेक्शन होता है। इसी सेक्शन को हम लोग ज्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे और फिजिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको करेंगे। तो आपको हम स्टार्ट करेंगे और हर कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे हम आपको। फर्स्टली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी को टफ लगता है, लेकिन देखिएगा यहाँ मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो बहुत आपको इजी लगेगा, है ना, मतलब पढ़ना एकदम इजी हो जाएगा मैप के थ्रू। आप मैपिंग के क्वेश्चंस वगैरह करने में इजी हो जाएगा। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे और जो मैं बताऊंगा उसमें आप ये करते रहेंगे, मैप बनाते रहेंगे। ठीक, तो मैं रिपीटेशन करूंगा तो आप रिपीटेशन भी करेंगे। तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो है आपको जनरली क्या पूछेगा। जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका पूछा जाता है मैप से, है ना, माउंटेन पूछा जाता है, प्लेट्यू पूछा जाता है, पठार पूछा जाता है, नदी पूछा जाता है, नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम लोग एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, 7 कॉन्टिनेंट है हम लोग जानते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट में एक महाद्वीप को उठाएंगे और उस महाद्वीप के में सारे चीज को पढ़ लेंगे, है ना, सारे चीज के बारे में जान लेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक, इसको कहते हैं विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, इसे हम लोग कहते हैं विश्व भूगोल। विश्व भूगोल तो आपको पहले भी बताया कि विश्व भूगोल में हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे, महाद्वीप वाइज पढ़ेंगे। तो एक शुरुआती इनिशियल फेज से देखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार जो महाद्वीप जो होता है ना, महाद्वीप जो होता है कौन कौन सा होता है, क्षेत्रफल के याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार याद करेंगे क्योंकि अरेंज करने के लिए भी आएगा तो एरिया वाइज करेंगे। यानी क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, एरिया, एरिया के अनुसार, है ना, एरिया के अनुसार देखेंगे। तो पहला महाद्वीप जो होता है एरिया के अनुसार जो सबसे बड़ा होता है वो होता है एशिया, है ना, सबसे बड़ा जो होता है एशिया होता है। दूसरा कॉन्टिनेंट जो होता है आपका अफ्रीका होता है ना। सेकेंड नंबर पर क्या होता है, अफ्रीका होता है। थर्ड नंबर पर जो होता है नॉर्थ अमेरिका होता है, उत्तरी अमेरिका इसको कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका होता है। ठीक, और चौथे नंबर पर क्या होता है आपका साउथ अमेरिका होता है, साउथ अमेरिका। 4 कॉन्टिनेंट। 5वें नंबर पर आपका जो होता है ये अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिका होता है। और 6ठे नंबर पर आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है ना, जिसको लेटेस्ट में अब क्या कहा जाता है, ओशनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है और कॉन्टिनेंट का भी। तो कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड और इसके साथ छोटे छोटे आइसलैंड जो है वो शामिल हो जाते हैं। ठीक, और 7वां जो होता है यूरोप होता है। ये 7 कॉन्टिनेंट, इसी 7 कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा मैप के थ्रू पढ़ेंगे, एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे और मैप के थ्रू आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, ये तो आप कॉन्टिनेंट को देखें एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। पहला बताया आपको मैंने एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेना है और एडवांस क्वेश्चन तक हम लोग को जाना है। तो बेसिक शुरू हुआ तो एक किसी कॉन्टिनेंट को उठाते हैं, है ना, सबसे इजी कॉन्टिनेंट को पहले उठाते हैं, उस कॉन्टिनेंट को हम लोग पहले देखेंगे। तो एक महाद्वीप इसमें है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसी को हम लोग पढ़ेंगे जिसको हिंदी में कहा जाता है
दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। तो एक सिंपल कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत सारा पहले भी बताया कि क्षेत्रफल के अनुसार, अभी देखिए कि क्षेत्रफल के अनुसार जो आपका साउथ अमेरिका जो होता है चौथे नंबर पर होता है। क्षेत्रफल के अनुसार कितने नंबर पर होता है? चौथे नंबर पर होता है। और इसमें सबसे बड़ा देश जो होता है, इसमें सबसे बड़ा देश जो होता है ब्राजील होता है ना। इसमें सबसे बड़ा देश जो होता है कौन सा देश होता है? ब्राजील होता है। ठीक, यानी क्षेत्रफल के अनुसार साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो क्या हो गया? ब्राजील। ठीक, दूसरे नंबर यानी सबसे बड़ा, ये क्या होगा? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा की बात करेंगे तो मालवीना, सबसे छोटा देश जो हो गया, सबसे छोटा देश जो हो गया आपका मालवीना, है ना। सबसे छोटा देश मालवीना, यानी क्षेत्रफल वाइज साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश की बात करें तो ब्राजील, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश की बात करें तो मालवीना। इतना देशों के बारे में हम लोग जाने, है ना, थोड़ा सा जाने। अब इसको हम लोग मैप पे थ्रू देखेंगे, है ना। तो देखिए इस साउथ अमेरिका का मैप जो होता है, देखिए इस टाइप का, आप मैप में उठा के देखेंगे तो इस टाइप का मैप बना हुआ दिखेगा, है ना। आइसक्रीम खाते हैं उसे कॉर्नेटो आइसक्रीम, जस्ट लाइक नीचे पकड़े ऊपर खाए, उसी टाइप साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका में कुछ देशों के बारे में जानकारी, एक बार देश याद कर लिए तो बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में कहां कौन सा देश है रफली एक जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक देश छोटा सा मिलेगा, ये जो देश है आपका लंबा सा, इंग्लिश में चिली कहा जाता है मिर्ची को, देखिए लंबा लंबा है। तो ये जो देश हो गया, ये देश जो हो गया ये चिली हो गया, है ना। ये जो देश हो गया आपको चिली हो गया। इससे सटा हुआ एक देश है ना, उसको कहते हैं पेरू। कौन सा देश हो गया? पेरू। यानी चिली के ऊपर जाते हैं तो पेरू मिलता है। उसके ऊपर देखिए छोटा सा देश है, इसको कहते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर का। ठीक, ये जो देश हो गया इक्वाडोर, यानी चिली, पेरू, इक्वाडोर ना हम लोग को याद हो गया। इक्वाडोर से सटा हुआ एक देश और मिलता है जिसको कहते हैं कोलंबिया। ये जो देश हो गया कोलंबिया, है ना। यानी पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया, और उसी से बड़ा सटा हुआ एक देश जो हो गया आपका क्या हो गया? वेनेजुएला। ये जो देश हो गया, ये जो देश हो गया कौन सा देश हो गया? वेनेजुएला हो गया। ठीक, फिर वहां सब नीचे यानी वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली, इतना देशों के बारे में जानेंगे। इसी से सटा हुआ एक देश यहां पर देखते हैं जिसको नाम है बोलिविया। ये जो देश है आपका कौन सा देश हो गया? बोलिविया। ये छोटा सा देश कौन सा हो गया? बोलिविया। उसी से सटा हुआ एक और छोटा सा देश हो गया, है ना, इसको कहते हैं पराग्वे। ये छोटा सा देश को जो हो गया उसको कहते हैं पराग्वे। और ये जो छोटा सा इसी से सटा हुआ जो देश हो गया इसी का नाम है उरुग्वे, है ना। यहाँ का ज्यादा सा टीम ज्यादा देश जो है आपको फुटबॉल, फीफा फुटबॉल खेलता है। और ये देश देखिए, ये जो बचा हुआ देश बचा, ये हमारा क्या हो गया? अर्जेंटीना। ये जो देश हो गया क्या हो? अर्जेंटीना। यहाँ छोटा छोटा 3 देश और है ना, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो बच गया बड़ा सा देश, इसी के बारे में जो बताए ब्राजील, है ना। मालवीना जो है द्वीपीय देश, तो ब्राजील ये देश जो हो गया आपका ब्राजील हो गया। तो ये देश के बारे में हम लोग रफली जान गए। अब हम लोग कोई भी चीज पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा, है ना। एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक ये देश नीचे से आया, चिली मिला, उसके बाद पेरू मिला, इक्वाडोर मिला, उसके बाद कोलंबिया मिला, वेनेजुएला मिला। फिर यहाँ जाते हैं तो बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, और ये देश मिला जो अर्जेंटीना, और ये बड़ा सा देश जो मिला ब्राजील। इतना सारा हम लोग देखिए। अब हम लोग देखेंगे अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनता है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाए। देखिए फिर मैप पे उठाएंगे, है ना। मैप उठाए इस टाइप का, साउथ अमेरिका था, है ना। ये आपका साउथ अमेरिका। और यहाँ हमारे पर्वत के बारे में पहले जानेंगे,
यहाँ पर्वत यानी कौन सा पर्वत है, माउंटेन के बारे में जानेंगे, है ना, पर्वत के बारे में जानेंगे, पर्वत का क्या स्थिति है वो जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपका पर्वत से पूछता है। तो एक लंबा सा पर्वत आप सुनेंगे, तो पर्वत यहाँ जो है एक पर्वत है इस टाइप से, तो पर्वत जो है ये पर्वत ऐसा कि देख रहे हैं तो सिंपल बना रहे हैं एक लाइन, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा हो, कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, इस टाइप से पूरा ये पूरा, तो ये पूरा फैला हुआ है ना, ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा पर्वत, ठीक, ये आपका पर्वत है। इसी पर्वत का नाम है, क्या नाम है, एंडीज पर्वत, है ना, ये पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत, एंडीज माउंटेन, इस पर्वत को एंडीज। तो ये एक देश में नहीं है ना, तो इसलिए एक देश की बात नहीं करेगा, ये एक देश की बात नहीं करेगा। पूछेगा, जब भी पूछेगा कि एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन कहाँ है, तो साउथ अमेरिका, कहाँ है, साउथ अमेरिका। तो अब एंडीज पर्वत की विशेषता जानेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कहाँ है, किस देश में, तो देश तो पूछना नहीं, क्योंकि ये जो है यहाँ से शुरू होता और बहुत सारे देशों में लाइज करता है। तो एंडीज पर्वत के बारे में विशेषता जानेंगे। पहली फीचर्स क्या जानेंगे कि पहला विशेषता क्या है, ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से गुजरता है। कितने देशों से गुजरता है, 7 देशों से गुजरता है। साउथ अमेरिका के 7 देशों से आपका गुजरता है, और ये इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है ना, एंडीज पर्वत की लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है, ठीक। दूसरी विशेषता, 7200 किलोमीटर लंबा है, तो सोच सकते हो कि कितना स्थिति है। तो यह इसकी विशेषता क्या है, क्या यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, यानी विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत हो गया। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपका पर्वत हो गया, है ना, विश्व की सबसे लंबा, यानी वर्ल्ड में सबसे लंबा की बात करेगा तो कौन कहेंगे, एंडीज पर्वत। लेकिन ऊंचाई की बात करेंगे, हाईएस्ट ऊंचाई की बात करेंगे, लंबा इस टाइप से हुआ, ऊंचाई ऐसे हुआ, तो ऊंचाई में नहीं, ऊंचाई का हाइट के बारे में बात करेंगे तो यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, है ना, सेकेंड ऊंचाई में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत। तो पहला तो कोई होगा, तो पहला कौन सा है, हिमालय। हिमालय के बाद जब इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। पहला नंबर पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है हिमालय, फर्स्ट नंबर पर ये। लेकिन सेकेंड नंबर ऊंची की बात करेंगे तो आपका एंडीज पर्वत ही सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक। तो एंडीज पर्वत ये जाने, ये सारी विशेषता आप एंडीज पर्वत के बारे में करें। तो ये 7 देशों में है। तो यहाँ आप देखिए, ये पेरू पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग बोलिविया पढ़े, तो बोलिविया में ये देश, ये पर्वत जो है सर्वाधिक चौड़ा है ना। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एंडीज पर्वत तो 7 देशों में लाइज करता है, तो सबसे चौड़ा पर्वत कहाँ है ना, एंडीज पर्वत की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है, तो एंडीज पर्वत की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है, बोलिविया में, है ना। ये बोलिविया में सर्वाधिक चौड़ा है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो बोलिविया में सर्वाधिक चौड़ा। अब देखिए दूसरी बात, अब यहाँ एक वेजिटेशन की बात करता है। जैसे आपको मैप पढ़िएगा तो मैप में हमेशा नॉर्थ जो होता है ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट ये इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। तो ये तो हम लोग सिंपल देखे, जब 3D पर्वत रहेगा तो माउंटेन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा कहा रहेगा। तो एक ढाल इधर होगा, एक ढाल इधर होगा, इधर वाला ढाल इधर क्या हो, ईस्टर्न ढाल हो गया, इधर वेस्टर्न स्लोप हो गया। तो पूर्वी ढाल पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल पश्चिमी ढाल, ये हो गया। तो पूर्वी ढाल पर एंडीज माउंटेन के पूर्वी ढाल पर एक वनस्पति, एक वेजिटेशन पाया जाता है, उसको कहते हैं मोंटाना। क्या कहते हैं, मोंटाना। ये मोंटाना वनस्पति जो है आपका कहाँ पाया जाता है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर। क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडीज मोंटाना वेजिटेशन किस पर्वत पर आया था, तो एंडीज पर्वत पर आया था। तो या इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर कौन सा वनस्पति पाया जाता है, तो मोंटाना वनस्पति पाया जाता है ना। इतना समझ में आया। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका एंडीज पर्वत से बने, ठीक। इतना समझ में आया। तब आप आगे चलते हैं, ठीक। बेसिक चीज देखें,
पर्वत क्या होगा, इस टाइप से होगा। ठीक, तो ये पर्वत टोटल चीज को टोटल मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। ये क्या हो गया, पर्वत हो गया या माउंटेन। लेकिन ये अलग अलग बना हुआ है, ये अलग अलग हो जो है उसको पिक्स कहा जाता है या चोटी कहा जाता है, इसको चोटी कहेंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये अलग, ये हो गया, ये चोटी हो गई यानी पिक्स हो गए, इसी को पिक्स का। तो एक पर्वत में बहुत सारे पिक्स हो सकते हैं और हर पिक्स का लंबाई एक जैसा नहीं होगा, कोई इतना लंबा होगा, कोई इतना होगा, कोई फिर इतना ऊंचा हो गया, कोई इतना हो गया, कोई नीचे हो गया, इस शब्द। तो उसकी लंबाई, पिक्स की लंबाई जो ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसी एंडीज पर्वत के बारे में जो जाने उसके अब पिक्स के बारे में जानेंगे थोड़ा। एंडीज पिक्स ये हम पहले बना लिए आपका साउथ अमेरिका। हमेशा मैप के थ्रू पढ़िएगा, मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो बताए कि ये पहले क्या बताए थे कि ये पर्वत, ठीक, तो इसमें पिक्स भी होगा। तो एक पिक जो है यहाँ पर, दो पिक्स, पिक्स का सिंबल इसी टाइप का होता है ना। तो पिक्स एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक पिक इसमें यहाँ पर हो गया, ठीक, एक पिक यहाँ पर हो गया और एक पिक यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस टाइप से पिक्स है। अब देश तो आपको पता है, देश पता इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक आपको देश बता रहे थे, तो ये देश तो कौन सा देश था, इक्वाडोर था। ये जो देश था कौन सा देश था, इक्वाडोर। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश में, इक्वाडोर। तो इसका नाम जान जाते हैं, इसका नाम है, पहला पिक्स का नाम है कोटोपैक्सी, है ना। पहला पिक्स का नाम है कोटोपैक्सी, ठीक, इस पिक्स का नाम क्या है, कोटोपैक्सी। पहला क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही पूछेगा कि कोटोपैक्सी किस देश में, तो इक्वाडोर में। बुक में ऐसे ही मिलेगा, लिखा रहेगा कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो एक को हम जान रहे कोटोपैक्सी किस देश में है, इक्वाडोर में। और कहेगा आपका कि किस कॉन्टिनेंट, तो पढ़ ही रहे हम लोग साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हो गया। दूसरा आपका है चिम्बोरेजो, चिम्बोरेजो, है ना। दूसरा जो हो गया चिम्बोरेजो, दूसरा चोटी जो हो गया चिम्बोरेजो। दोनों कहाँ है आपका, इक्वाडोर। फिर यहाँ एक देश की बात पढ़े थे, ये जो देश था हम लोग का क्या था, पेरू। ये जो देश पढ़े थे क्या पढ़े थे, पेरू। तो ये जो हो गया ये किस देश में, इल्मिस्ती, ये इल्मिस्ती हो गया, ये इल्मिस्ती हो गया। ये आपका इल्मिस्ती किस देश में हो गया, तो पहला देश पेरू। इल्मिस्ती जो हो गया किस देश में हो गया, पेरू में हो गया। अब दो नीचे, इसका नाम है ओजास डेल सलाडो, ओजास डेल सलाडो, है ना। इसका नाम क्या है, ओजास डेल सलाडो, इस चोटी का नाम सलाडो। तो यहां पर एक देश बताए थे, जो देश का नाम था क्या, अर्जेंटीना। तो ये ओजास डेल सलाडो भी अर्जेंटीना में, और ये जो हो गया एकांका हुआ, एकांका हुआ, ये जो है आपका एकांका। यानी ये जो दो देख रहे हैं ये दोनों जो है कहां है, अर्जेंटीना में, ठीक, ये दोनों जो है अर्जेंटीना। तो सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि किस देश में, कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो साउथ अमेरिका में तो होना ही होना है। और देश की बात करेगा तो देश हम बगल में बता दिए थे पहले कि कोटोपैक्सी चिम्बोरेजो दोनों जो है इक्वाडोर में होगा, इल्मिस्ती क्या होगा, पेरू में होगा, ओजास डेल सलाडो और एकांकागुआ कहां होगा, अर्जेंटीना में, ठीक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो एक ही है। दूसरा जब याद करेंगे तो सीरीज में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो कोटोपैक्सी, चिम्बोरेजो, इल्मिस्ती, ओजास डेल सलाडो को एकांकागुआ जब भी पढ़ेंगे इसी तरह से सीरीज में पढ़ेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। अब चार इसमें से उठा दिया तो कहेगा साउथ से नॉर्थ से जाइए, तो चार आप जब सीरीज में पढ़े रहे, नॉर्थ से साउथ दे चाहे साउथ से नॉर्थ दे, उसको अरेंज करना इजी हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा याद करेंगे कोटोपैक्सी, चिम्बोरेजो, इल्मिस्ती, ओजास डेल सलाडो, एकांकागुआ। तो ये तो देश के बारे में हम जानेंगे। अब इसकी एक विशेषता, एक एकांकागुआ के बारे में, कि एकांकागुआ की विशेषता क्या है कि यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका।
ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका हाईएस्ट पिक जो है आपका क्या है, एकांकागुआ। अब कहेगा हम तो जान गए साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, एकांकागुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अर्जेंटीना की भी चोटी, अर्जेंटीना में लाइज करता तो अर्जेंटीना की सबसे छोटी ऊंची चोटी भी होगी एकांकागुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन की अब बताइए कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो सारा चोटियां जो है कहां का है, एंडीज पर्वत में। तो एंडीज पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया, एकांकागुआ हो गया। तो हम लोग एक ही चीज जाने लेकिन अलग अलग इसका फॉर्मेट हो गया। तो सबसे ऊंचा पर्वत दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी सबसे दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे, एंडीज पर्वत की बात करेंगे, अर्जेंटीना की बात करेंगे तो एकांकागुआ, है ना। सारा सब तीनों की सबसे ऊंची चोटी जो हो गया आपका एकांकागुआ भी हो गया। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो जब भी याद कीजिएगा ऊपर से याद कीजिएगा कोटोपैक्सी, सिम्बोलॉजी, यूनिवर्सिटी, ओजाज दे सलाडो, एकांकागुआ, और एकांकागुआ जो हुआ दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत और अर्जेंटीना तीनों की सर्वोच्च चोटी होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ अर्जेंटीना, एंडीज एंड साउथ अमेरिका। ठीक, ये हम लोग जान गए, इतना जाने। अब आगे देखते हैं, यहां तक हम लोग देखें। एक चीज और देखेंगे कि तीन लाइनें होती है, बेसिक चीज बताते हैं आपको, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा, ये अर्थ मान लिया जाए, है ना। अर्थ को बीचों बीच काटते हैं, है ना, जस्ट लाइक अ सर्किल, सर्किल को बीचों बीच काटते हैं, जो सेंटर से गुजरती है उसको डायमीटर कहते हैं। उसी तरह ये इसके केंद्र से गुजरता है ना, और जिसको बीचों बीच काटता है इसको यहाँ 0 डिग्री कहा जाता है, या इसको दूसरा नाम कहा जाता है इक्वेटर कहा जाता है, या इसको कहा जाता है विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है ना। इस इतना सारा नाम है इसको। 0 डिग्री को इक्वेटर कहा गया इंग्लिश में, विषुवत रेखा किया गया, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री को ही कहा गया, जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है। तो पृथ्वी पर कहीं लाइन खींचा हुआ नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है ना। तो ये 0 डिग्री होगी। ठीक, तो इस पृथ्वी को 0 डिग्री काटा था, इसको अलग भाग में बांट दिया, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। नीचे काटे तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, 2 गोलार्धों में बांट दिया पृथ्वी को, है ना। फिजिकल में इसको फिर से पढ़ेंगे, तो 2 भागों में बांट दिया। तो 0 डिग्री, और यहाँ जानते हैं हम लोग क्या होता है, यहाँ पोल होता है 90 डिग्री, है ना, और यहाँ क्या होता है, ये भी 90 डिग्री साउथ, यानी 90 डिग्री नीचे करेंगे तो साउथ, ऊपर 90 डिग्री, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो आप ध्यान रखिए, जब 0 डिग्री हुआ, यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कर करके 90 पहुंचा होगा ना। तो 90 पहुंचा, तो उसी तरह एक लाइन पहुंचता है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। 0 से ऊपर जा रहे 90 तक, तो बीच में कहीं 23.5 डिग्री मिलेगा, है ना, इसको नोट करेंगे। उसी तरह नीचे भी आपको 23.5 डिग्री मिलेगा, है ना। साढ़े 23 डिग्री आपको नीचे भी मिलेगा, लेकिन 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है ना। और इसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ठीक, इसको कर्क रेखा कहा गया, और इसको कहा गया मकर रेखा, यानी कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। और इसको मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक, यानी अब क्वेश्चन देखिए, कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाएगा, लिख देगा 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ और साउथ।
दक्षिणी गोलार्ध में तो साउथ, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा, इसका कर्क रेखा, इसका यूज आने वाला इसलिए पहले बता रहे हैं आपको। इसका कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहा गया। तो इस रीजन को, ये पूरा रीजन हो गया, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय है ना, इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन कह सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये जो क्षेत्र हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। इसकी विशेषता हमें बाद में बताएंगे, पहले जान लीजिए क्षेत्र। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। कौन सा हो गया? यानी कर्क रेखा से मकर रेखा का जो रीजन हो गया, बीच का क्षेत्र हो गया, तो इसी को क्या कहा गया? ट्रॉपिकल। इसको कहा गया उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन कहा गया, है ना। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इसके फीचर्स के बारे में विशेषता बाद बताते हैं, पहले तो आप देखो यहाँ 23.5 पहुंचा, तो फिर एक आगे जाते हैं 23, 24, 25, 26 करते 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 जाते हैं, तो एक लाइन मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह नीचे भी मिलेगा 66.5 साउथ, ठीक। तो इसका नाम दिया गया, इस 66.5 डिग्री को भी एक नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं, है ना। आर्कटिक, इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल, ठीक, इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और इस 66.5 डिग्री को, है ना, 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है ना। ये अंटार्कटिक हो गया, ये आर्कटिक हो गया, दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहा गया, ठीक, समझ में आया। अब देखिए ये जो रीजन हुआ 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, ये दोनों के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? इधर आपको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको क्या कहा गया? इस रीजन को कहा गया है शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। यानी कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं, यानी टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक। ये आपका टेम्परेट जोन हो गया, है ना, समझ में। फिर से करेंगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो रीजन हुआ उसको क्या कहें? उष्णकटिबंधीय कहें, ट्रॉपिकल रीजन कहें। और कर्क रेखा से आपका आर्कटिक वृत्त के ये जो क्षेत्र हो गया, है ना, ये जो क्षेत्र हुआ उसको कहा गया आर्कटिक वृत्त। और इधर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक के बीच में इसको भी क्या कहा गया? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक, इसको भी कहा गया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इतना हम लोग जान लिया। अब इसके बारे में विशेषता क्या है उसके बारे में जाने, ठीक। आगे करते हैं हम लोग विशेषता उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, दो वर्ड हम लोग को आपस आया, है ना। दो वर्ड का क्या मीनिंग है? नाम तो हम लोग जान गए, ट्रॉपिकल रीजन्स और शीतोष्णकटिबंधीय। ये देखें, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 0 डिग्री काटा, उसके बाद मिलाया हम 23.5 डिग्री, जिसको क्या कहा गया था? कर्क रेखा कहा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहा गया था मकर रेखा। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, है ना। और इसके बीच के रीजन्स को हम क्या कहे थे? उष्णकटिबंधीय कहे थे, ट्रॉपिकल रीजन्स कहे थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहे थे। अब देखो इसकी विशेषता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता क्या, ठीक। तो ये तो पृथ्वी है, सूर्य भगवान कहीं होंगे, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, सूर्य की रोशनी क्या होगा? ऐसे पड़ेगी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या होगा? तिरछे होते चला जाएगा। ये तो आपका 2D है, तब 3D मतलब कहने का मतलब यहाँ सूर्य की रोशनी ऐसे धीरे धीरे पड़ेगी।
सीधा पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ आग लगाते हैं तो मेरे नजदीक में रहेगा, उसको क्या होगा, ज्यादा गर्मी महसूस होगा, और दूर वाले को क्या होगा, गर्मी ज्यादा कम महसूस होगा। सेम कंडीशन यही है, सूरज की रोशनी यहाँ से क्या हो रहा है, डायरेक्ट फॉल कर रही है, डायरेक्ट गिर रही है, यानी विषुवत रेखा के आसपास जो है सूरज की रोशनी सीधे गिर रही है। तो इस एरिया में क्या होगा, तापमान यानी टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी उष्णकटिबंधीय की पहली विशेषता क्या होगा, यहाँ तापमान जो होगा ज्यादा होगा। तापमान पहली विशेषता क्या होगा, उष्णकटिबंधीय का तापमान ज्यादा होगा। अब देखिए एक दूसरे से सब रिलेटेड है, तापमान ज्यादा होगा, तापमान हम जाने क्यों तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट फॉल कर रही है, डायरेक्ट गिर रही है ना, सीधी पड़ रही है, इसके कारण टेम्परेचर यहाँ तापमान ज्यादा होगा। अब तापमान होगा तो इस एरिया में इवेपोरेशन बाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगा, यानी गर्मी के कारण क्या होगा, पानी वाष्प बनकर ज्यादा होगा। तो इस एरिया में इवेपोरेशन जो करते हैं वाष्पीकरण, वो भी आपका ज्यादा होगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा, क्लाउड ज्यादा बनेगा, बादल जानेगा, क्या होगा, पानी इवेपोरेट होकर क्या जाएगा, ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा, तो ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा, ठीक, बादल बनाएगा, बादल भी ज्यादा बनेगा, बादल बनेगा तो क्या होगा, वर्षा भी ज्यादा होगा, है ना। यानी आपका इस क्षेत्र में क्या होगा, रेनफॉल किया, रेनफॉल आपका ज्यादा होगा, ठीक। अब एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, सीधा लाइन पड़ रहा, सूरज की रोशनी सीधा हो रहा है तो तापमान ज्यादा बढ़ रहा, तापमान ज्यादा हो रहा तो बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा, बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा तो बादल ज्यादा बन रहा, बादल ज्यादा बनेगा तो वर्षा भी ज्यादा होगा, और वर्षा ज्यादा होगा तो उस क्षेत्र में वेजिटेशन वनस्पति भी ज्यादा, पेड़ पौधा भी ज्यादा होगा। तो उष्णकटिबंधीय की इतनी सारी विशेषता है ना, समझ में आया कि उष्णकटिबंधीय की विशेषता क्या होगा, कि सीधे सूरज की रोशनी सीधे पड़ने के कारण तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने के कारण बाष्पीकरण ज्यादा होता है, बाष्पीकरण के ज्यादा कारण क्लाउड ज्यादा बनता है, क्लाउड ज्यादा बनने के कारण क्या होता है, रेनफॉल आपका ज्यादा होगा। ये उस कटिबंधीय की विशेषता है, ध्यान रखिए। अब दूसरी भी था ये क्षेत्र जिसको कहा गया था शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना। ये क्षेत्र हो गया 66.5 डिग्री वाला, नॉर्थ यहाँ 66.5 डिग्री, साउथ, दोनों क्षेत्र में आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, सूरज की रोशनी धीरे धीरे क्या हो रही है, तिरछी होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय में सूरज की रोशनी तिरछी हो रही है तो तापमान धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, है ना। तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान कम होगा तो बाष्पीकरण भी ऑटोमेटिकली कम होगा, सूखेगा पानी कम, सूखेगा पानी कम तो क्लाउड भी कम बनेगा, क्लाउड कम बनेगा तो रेनफॉल भी कम होगा, है ना। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय में ना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है ना ज्यादा ठंडा, और धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ऊपर चले जाते हैं तो पोल पर जाते जाते क्या होता है, बहुत ज्यादा तिरछी हो जाती है, सूरज की रोशनी बहुत तिरछी हो जाती है, तो वहां और धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री माइनस में चला जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ थोड़ा तिरछा हुआ तो इस एरिया में इसको शीतोष्ण कटिबंधीय का क्लाइमेट जो होगा मॉडरेट पाया जाता, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, तो सब चीज मॉडरेट पाया जाएगा, जब एक ही सब जुड़ा हुआ है तापमान से, मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाएगा तो मॉडरेट बाष्पीकरण होगा, मॉडरेट रेनफॉल होगा, है ना, और वेजिटेशन भी मॉडरेट होगा। तो ये दो वर्ड बताए, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय। अब देखिए साउथ अमेरिका में इसका यूज क्या है, अब देखिए साउथ अमेरिका का मैप इस टाइप से था, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक बताए विषुवत रेखा, एक बताए कर्क रेखा, एक बताए मकर रेखा, 3 लाइन आपको हमेशा याद रखेगा, इसका बहुत यूज होगा। कौन सा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो देखिए एक लाइन जो है यहां से गुजरती है, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री, और एक लाइन जो है यहां से गुजरती है, इसको 23.5 डिग्री साउथ कहा गया, है ना। तो ये लाइन क्या हो गया, कर्क विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, और ये क्या हो गया, मकर रेखा हो गया, है ना। तो विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों जो है आपका दक्षिण अमेरिका से गुजरता है, ठीक।
तो दोनों रेखा लाइन से गुजरता है। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजर रहा है? दक्षिण अमेरिका से गुजर रहा है। अब दक्षिण अमेरिका से गुजर रहा तो और ये 0 डिग्री, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर से क्या होगा 23.5 डिग्री ऊपर से क्या कहीं से गुजरना होगा, दक्षिण अमेरिका के ऊपर से कहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी मकर रेखा। तो ये जो रीजन बनेगा साउथ अमेरिका का, कौन सा रीजन बनेगा? उष्णकटिबंधीय। अभी बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय ये जो रीजन बना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना। तो इसको क्यों बता रहे हैं? तो हमको क्वेश्चन पूछता है एक घास का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक है, घास का मैदान। हमेशा कोई हर एग्जाम में ना पूछता है, ग्रासलैंड जिसको कहते हैं, है ना, ये आपको हमेशा पूछता है। तो ग्रासलैंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो घास का जो मैदान होता है, घास का मैदान जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन 2 टाइप का होता है? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय, और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास। आपको याद नहीं करना, एक बार खाली समझना, यही हर कॉन्टिनेंट में कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक। एक क्या होता है घास का मैदान, 2 टाइप का होता है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक। अब कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल बताएं आपको कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, जो उष्णकटिबंधीय रीजन्स में पाया जाएगा जो ग्रासलैंड, उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान में रीजन में पाया जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। तो इस रीजन में जो घास का मैदान पाया जाएगा किस टाइप का पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा, है ना। तो अब क्या नाम जान लेंगे, नाम क्या जान लेंगे कि यहाँ एक घास का मैदान पाया जाता है ना, इसको कहते हैं लानोज, इसको क्या कहते हैं? लानोज। यहाँ जो पाया जाता है इसको कहते हैं सेलवास, और यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है इसको कहते हैं कैंपोस, ठीक, कैंपोस। अब देखिए, अब इसको याद करने का जरूरत है, कहेगा 2 ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, किस देश में है और किस टाइप का। तो ये तीनों किस टाइप का हो गया? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय रीजन में ही पाया जाता है। तो हम मैप में आपको दिमाग में रखेंगे कि यहाँ सेलवास था, यहाँ लानोस था, यहाँ कैंपोस था। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि किस टाइप का मैदान, सेलवास कहीं किस टाइप का, उष्णकटिबंधीय, कैंपोस किस टाइप का, उष्णकटिबंधीय, लानोस किस टाइप का। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है किस देश में, तो हम लोग जानने करते थे ना, ये वाला देश जो कहाँ है? ब्राजील है। पहले बता चुके हैं कि ये वाला जो देश था क्या था? ब्राजील, यानी सेलवास और कैंपोस कहाँ पाया जाएगा? ब्राजील में पाया जाएगा, ठीक। लेकिन लानोस के लिए देश की बात नहीं, लानोस में 2 देशों में पाया जाता है। तो यहाँ भी आपको 2 देश बताए थे, कोलंबिया और वेनेजुएला, यानी लानोस जो है कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों में पाया जाता है। तो 2 में पाया जाता है तो जनरली पूछता नहीं है, कॉन्टिनेंट पूछ देगा कि लानोस किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पूछता पाया जाता है। लेकिन टाइप पूछेगा, लानोस किस टाइप का हो गया? उष्णकटिबंधीय। सेलवास किस टाइप का हो गया? उष्णकटिबंधीय। कैंपोस किस टाइप का हो गया? उष्णकटिबंधीय। ये घास का मैदान है, ये तो उसमें। अब ये हम देखें मकर रेखा, मकर रेखा के बाद कहीं जो होगा 66.5 डिग्री होगा, 66.5 डिग्री साउथ होगा, नीचे 66.5 डिग्री होता है, इसके बाद 24-25-66 आता है। तो ये रीजन जो पाया जाएगा, कौन सा रीजन पाएगा? शीतोष्णकटिबंधीय का रीजन पाया जाएगा, है ना। क्योंकि पहले बताया था, पहले आपको बताया मैंने कि जो मकर रेखा से 66.5 डिग्री और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर जो रीजन्स पाया जाता है शीतोष्ण। अब यहाँ जो घास का मैदान पाया जाएगा किस टाइप का होगा? शीतोष्ण घास। तो यहाँ एक घास का मैदान पाया जाता है, ये है पंपास। क्या है? पंपास, पंपास घास का मैदान। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पंपास किस टाइप का घास का मैदान है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और दूसरा पूछेगा किस देश में? तो यहाँ हम लोग देश पढ़े थे, कौन सा देश? अर्जेंटीना पढ़े थे, ठीक। तो अर्जेंटीना, ये देश जो हो गया अर्जेंटीना हो, ठीक। तो घास का मैदान आपको पूछता ही पूछता है हर एग्जाम में, तो याद नहीं करना। अब यही कॉन्सेप्ट हर कॉन्टिनेंट में लगाना है ना। खाली हम आपको विषुवत रेखा बताएंगे, कर्क रेखा बताएंगे, मकर रेखा बता देंगे, ऑटोमेटिकली आप बता दीजिएगा। तो ये रीजन्स
अब ये तो हम जान गए, पंपास हो गया अर्जेंटीना में, कैंपोस और सेल्वास हो गया ब्राजील में, लागोस कोलंबिया ब्राजील वेनेजुएला, ये जाने। लेकिन सेल्वास से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सेल्वास से अलग टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है कि यहाँ एंडीज पर्वत बताया आपको, और यहाँ से एक नदी गुजरती है ऐसे, आगे हम नदी पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ से एक नदी गुजरती है, ये नदी का नाम है अमेजन। तो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि अमेजन नदी बेसिन में किस टाइप का घास का मैदान पाया जाता है, तो सेल्वास, क्योंकि ये अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है। नदी पढ़ेंगे अभी तो बताएंगे आपको कैसे, क्या नदी बेसिन क्या कहा जाता है। तो इस टाइप का जो घास का मैदान जो पाया जाता है अमेजन नदी बेसिन में, वो सेल्वास। या दे देगा सेल्वास निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में पाया जाता है, तो अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का। तो ये घास का मैदान आप देखें, घास के मैदान यही चार याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, घास का मैदान देख लिए। एक यहाँ एक डेजर्ट है ना, मरुस्थल, एक मरुस्थल देखें, मरुस्थल देखें, डेजर्ट की बात करते हैं। डेजर्ट के बारे में पहले जानकारी से, डेजर्ट किसको कहेंगे, है ना। डेजर्ट उसको कहा जाता है जहाँ लिविंग के लिए, रहने के लिए कोई एडवर्स कंडीशन, रहने के लिए उपयुक्त जगह क्लाइमेट्स नहीं पाया जाता, और सिंपल डेजर्ट हो गया। तो डेजर्ट भी दो टाइप्स का होता है ना। मरुस्थल भी दो टाइप्स का होता है। मरुस्थल क्या होता है, दो टाइप्स का। मरुस्थल दो टाइप्स का क्या होता है भाई, तो पहला हो जाता है गर्म मरुस्थल, यानी हॉट डेजर्ट, है ना। और तीसरा जो होता है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट होता है। दूसरा जो होता है कोल्ड, गर्म मरुस्थल और कोल्ड मरुस्थल। गर्म मरुस्थल क्या होगा, जहां पाया जाएगा जहां बालू हो। गर्म मरुस्थल जहां जहां पाया जाएगा वहां बालू हो, जहां जहां बालू पाया जाएगा उसको गर्म मरुस्थल, और जहां जहां बर्फ पाया जाएगा, है ना, वो बर्फ पाया जाएगा वहां क्या होगा, ठंडा मरुस्थल, है ना, वहां आपका ठंडा मरुस्थल। तो यही विश्व में, दुनिया में यही दो टाइप का मरुस्थल पाया जाता है। अपने यहाँ थार मरुस्थल पाया जाता है इंडिया में, तो किस टाइप का, गर्म मरुस्थल, बालू। ठीक, उसी तरह आपका साउथ अमेरिका में भी एक मरुस्थल पाया जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मैप के थ्रू। मैप के थ्रू देखिएगा तो आप लोग को हमेशा याद है। ठीक, मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, यहां पहले मैप बनाते हैं हम, इतने हमको इतने क्या जरूरत है। तो एक देश बताया था यहां पर, क्या बताया था, पेरू बताया था। ये जो देश बताया था आपको पेरू बताया था, और ये जो देश बताया आपको क्या बताया, चिली बताया। ये देखिए, तो ये दोनों देश के बीच में एक मरुस्थल पाया जाता है यहाँ, है ना, ये एक मरुस्थल पाया जाता है। ठीक, तो देश की बात करें कि मरुस्थल कौन, ये मरुस्थल जो है किस देश में पाया जाता है, पेरू और चिली दोनों में पाया जाता है ना। लेकिन दो देश रहता तो जनरल देश नहीं पूछता, कॉन्टिनेंट पूछेगा। कॉन्टिनेंट तो हम लोग कहीं रहे, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका हो गया। इस मरुस्थल का नाम है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल, है ना। ये मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। ठीक, अटाकामा मरुस्थल इसको कहा जाता है ना। अटाकामा मरुस्थल की बात करते हैं, ये अटाकामा मरुस्थल। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो साउथ अमेरिका में। देश की बात करेंगे तो पेरू और चिली में पाया जाता है। ठीक, आप देखिए अटाकामा मरुस्थल तो देख लिया हमने, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल, यानी विश्व की सबसे सुसुक्तम मरुस्थल, सबसे सूखा मरुस्थल, है ना। ये विश्व की सबसे सुसुक्तम मरुस्थल वर्ल्ड का, है ना, दक्षिण अमेरिका का नहीं, पूरे विश्व का सबसे सुसुक्तम मरुस्थल। इसलिए यहाँ पानी, इसका मतलब जब कम पड़ता होगा, जहां पानी कम पड़ेगा वहां ड्राइएस्ट होगा, सूखा होगा। तो ये सुसुक्तम मरुस्थल, विश्व की सबसे सुसुक्तम मरुस्थल का कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल, है ना, जो कहां पाया जाता है, पेरू चिली, दक्षिण अमेरिका के पेरू चिली में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो मरुस्थल पाया जाता है 2007 में आपको यूपीएससी में की क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना, इसी को लैंग्वेज बढ़ा कर पूछ देता है, बस क्वेश्चन यही था। तो विश्व की सबसे सुसुक्तम पूछेगा, विश्व की सबसे सुसुक्तम मरुस्थल कौन सा, तो अटाकामा डेजर्ट, है ना, अटाकामा मरुस्थल। ठीक, यहाँ मरुस्थल देखें, यहीं पर एक
पठार है, उसको देख लीजिए। मरसल, उसी के बाद में एक पठार देखेंगे कि कौन सा पठार है। तो ये एक पठार के बारे में देखेंगे, लास्ट टॉपिक हम पठार देखेंगे, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। पठार, प्लेटू जिसको कहा जाता है। तो एक प्लेटू जो है, यह एक देश बताए पेरू, इसी के बगल में बोलिविया, है ना। एक देश बताए पेरू और बोलिविया। तो बोलिविया में एक पठार है, ये पठार बोलिविया में, इसको कहते हैं बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। तो बोलिविया का पठार है, तो देश नहीं पूछेगा कि बोलिविया का पठार किस देश में, बोलिविया में तो है। इसका दूसरा नाम, इस बोलिविया का पठार का दूसरा नाम क्या है, अल्टीप्लेनो, अल्टीप्लेनो। इस पठार को क्या कहा जाता है, अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार को दूसरा नाम क्या है, अल्टीप्लेनो है ना। इस पठार का दूसरा नाम क्या है, अल्टीप्लेनो है। इसका दूसरा नाम अल्टीप्लेनो है। और इस पठार में क्या पाया जाता है, टीन का भंडार पाया जाता है, टीन मिनरल्स पाया जाता है, टीन के लिए फेमस है ना। तो कहेगा कि बोलिविया का पठार का दूसरा नाम क्या है, अल्टीप्लेनो है। इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो टीन पाया जाता है, ठीक। और एक पठार जो है, ये आपको बताया था कि अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में यहाँ पर एक पठार है, यहाँ इस पठार का नाम है पैटागोनिया, पैटागोनिया, है ना, पैटागोनिया, पैटागोनिया प्लेटू, है ना। ये जो आपका पाया जाता है पैटागोनिया, अर्जेंटीना में पाया जाता है, इस देश में अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है पैटागोनिया। ये देखिए, आपको पहले बताया था कि एंडीज पर्वत इस टाइप से, तो एंडीज पर्वत तो यहाँ पर ऐसे खड़ा होगा और नीचे पठार जो होता है पर्वत से नीचा होता है। तो पठार है ऐसे खड़ा, और इसी के यहाँ पर आपका क्या है, पठार है, ये पर्वत, ये पठार, इसके पैर के पास ही वो समझिए। तो इसलिए पैटागोनिया पठार को गिरिपदीय, गिरिपदीय पठार कहा जाता है ना। पैटागोनिया पठार को क्या कहा जाता है, गिरिपदीय पठार कहा जाता है, ठीक। ये गिरिपदीय पठार का एग्जाम्पल हो, गिरिपदीय पठार उसको कहा जाता है, कोई पर्वत के पैर के पास जो पठार खड़ा होता है, उसके बेस के पास जो पठार खड़ा होता है, उसी को कहा जाता है गिरिपदीय पठार। तो सिंपल क्वेश्चन से आपको पूछेगा कि पैटागोनिया पठार किस देश में, तो अर्जेंटीना में। किस चीज का एग्जाम्पल है, तो गिरिपदीय पठार का, है ना, एग्जाम्पल, पिडमाउंट का एग्जाम्पल। और इस रीजन्स में पैटागोनिया पठार के रीजन्स में क्या किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है, सिंपली भेड़ पालन किया जाता है, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग क्लास, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसका जो आधा पार्ट बचा हुआ है करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो आपके पास मिलता रहे, नोटिस मिलता जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।